हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे गॉसेज लॉ के बारे में। गॉसेज लॉ में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस हो और क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही है गॉसेज लॉ। यहां क्यू इनक्लोज्ड क्या है? जिस क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करना हो उस क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज में क्यू इनक्लोज्ड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका मतलब हुआ कि जब कभी हम लोगों को किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होगा तो वहां क्या करेंगे, क्लोज्ड सरफेस के अंदर स्थित टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज में एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पर गॉसेज लॉ पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है। इस न्यूमेरिकल में है एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ +10 माइक्रो कूलम। जब कभी आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम करेंगे, क्वेश्चन को खूब अच्छा से पढ़ेंगे और समझेंगे। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर आप दिमाग का प्रयोग करेंगे, माइंड यूज करेंगे और देखना यह है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हम लोगों को फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसका एप्लीकेशन करके, उसका यूज करके जो फाइंड करना होगा उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी यहां देखिए आप लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक चार्ज है +10 माइक्रो कूलम और ये कहां है, एक स्फेरिकल शेल के सेंटर पर है। और फिर बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि स्फेरिकल शेल मींस होलो स्फीयर। तो स्फेरिकल शेल के सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना के बराबर होगा, यही हम लोगों को बताना है। तो देखिए आप लोग यहां क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया स्फेरिकल शेल और स्फेरिकल शेल के सेंटर पर चार्ज Q इक्वल टू +10 माइक्रो कूलम और ये +10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम हो गया। अब ये जो स्फेरिकल शेल है तो ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। रिलेशन कहां से आया, फ्रॉम गॉसेज लॉ। तो यहां फाई टोटल इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए आगे का जो कैलकुलेशन होगा, आगे की कैलकुलेशन दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम लोग यहां डायरेक्ट एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू रख सकते हैं। एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और वैक्यूम, वैक्यूम के लिए परमिटिविटी है, इसका वैल्यू होता है एसआई यूनिट्स में क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर आप इसका डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप लोग यहां 5 टोटल इक्वल टू 1/4πε0। देखिए 4π से नीचे डिवाइड कर दिए, तो फिर ऊपर में उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को 4π इंटू 10⁻⁻5। कैसे 10 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻5। और आप लोग पढ़े हैं जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तब कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। तो हम लोग यहां वैल्यू रखेंगे 5 टोटल इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 4π इंटू 10⁻⁻5। और फिर यहां से 5 टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 4 36 पाई इंटू 10⁴ क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आंसर हो गया 5 टोटल इक्वल टू 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां ध्यान देना है आप लोगों को, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बस आप लोग को याद क्या रखना है, गॉसेल लॉ में जो पढ़े हुए हैं वो याद रखिएगा तो सोल्यूशन होगा। ऐसे भी एक बात बता दें आप लोगों को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तभी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जब थ्योरी अच्छे से समझ में आए और अच्छे से याद रहे। जब तक थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आएगा आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो प्रॉब्लम में बनाने में आपको कठिनाई होगी। तो इसलिए आप लोग जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिस टॉपिक से रिलेटेड बना रहे हैं उस टॉपिक का थ्योरी हम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग अभी गॉसेज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो हम लोगों को गॉसेज लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, यहां सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी मेड डबल। ये जो शेल दिया गया है ना, शेल मीन्स होलो स्फेयर, इसका रेडियस डबल कर दिया जाए तो रेडियस जब बड़ा होगा तो शेल का साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। शेल का साइज बड़ा होगा तो शेल के सरफेस का एरिया बड़ा होगा, लेकिन अंदर में जो चार्ज है वो तो वही रह गया ना। और हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस होगा, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू केवल डिपेंड करता है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर स्थित नेट चार्ज के वैल्यू पर। नेट चार्ज बड़ा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा और नेट चार्ज छोटा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा। नेट चार्ज ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्लोज्ड सरफेस के एरिया पर या क्लोज्ड सरफेस के साइज पर या क्लोज्ड सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां रेडियस बढ़ाने से स्फेरिकल शेल का साइज बड़ा होगा, सरफेस का एरिया बड़ा होगा, जिस पर टोटल फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो यहां सेकेंड का आंसर जो आएगा कि रेडियस को डबल करने पर भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू यही रहेगा 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं ये सॉल्यूशन
का फर्स्ट पार्ट का था, ये सेकंड का क्या हो जाएगा, when the radius of the given spherical shape is made double, then the total electric flux through the surface of the shell क्या हो जाएगा, will remain unchanged. समझ में आ गया? इसका मतलब अभी भी फाइव टोटल का वैल्यू इतना ही रहेगा, 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब आप लोग ये पूरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे। इस न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक चार्ज Q कहां है, गिवन क्यूब के सेंटर पर है। क्यूब के सेंटर पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्यूब के प्रत्येक फेस मतलब प्रत्येक सरफेस से होकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। पहले हम लोगों को यह सोचना है, पहले से ही जानते हैं हम लोग, किसी भी क्यूब के टोटल नंबर ऑफ फेसेज कितने होते हैं, 6, इधर 1, फिर इधर सेकंड 2, 3, 4 और एक इधर 5 और एक अंदर की ओर 6, टोटल 6 फेसेज होते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है, क्यूब का सरफेस टोटली कैसा है, क्यूब कैसा होता है, ओपन या क्लोज्ड, क्यूब होता है क्लोज्ड सरफेस, क्यूब का जो सरफेस है क्लोज्ड सरफेस होगा। और आप लोग तो जानते हैं, जहां कहीं भी क्लोज्ड सरफेस आया तो समझ लीजिए वहां गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन होगा। तो गॉसेज लॉ के एप्लीकेशन से हम लोग पूरे क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब यहां टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi total equal to q enclosed अपॉन एप्सिलॉन 0, और फिर यहां क्या होगा, phi total equal to q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग अभी फाइंड किए Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कहां से, क्यूब के टोटल जितने भी सरफेसेज हैं, 6 सरफेसेज, 6 फेसेज, ये सभी फेसेज से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल उसका वैल्यू है। लेकिन हम लोगों को क्यूब के ईच फेस, प्रत्येक फेस से होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। तो यहां हम लोग एप्लीकेशन करेंगे सिमेट्री के प्रिंसिपल का। सिमेट्री क्या है, जैसे मान लीजिए सिमेट्री का प्रिंसिपल कहता है कि
किसी भी ऑब्जेक्ट, सिमेट्री होता क्या है पहले समझा दें आप लोगों को। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसको दो या दो से अधिक आइडेंटिकल पार्ट में, एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तब उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, और इस फेनोमेनन को कहते हैं सिमेट्री। जैसे फुटबॉल है, स्फेरिकल होता है। फुटबॉल को अगर बिल्कुल एकदम बीचों बीच कट करेंगे तो उसके दो पार्ट जो होंगे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। अगर और हम लोग दो पार्ट कर दें तो दो पहले किए थे और दो फिर हो गया चार, चारों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अगर हम लोग स्फेयर को या फुटबॉल को अपने को इमेजिन करें, हम लोग स्फेयर के सेंटर पर, आप लोग खुद को इमेजिन करिए कि हम लोग किसी स्फेयर के सेंटर पर बैठ गए हैं, और सेंटर से आप देखेंगे तो स्फेयर का सरफेस हर जगह कैसा दिखेगा? एक जैसा दिखेगा। तो स्फेयर को अगर दो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो जैसा घटना फर्स्ट हाफ पार्ट से होगा वैसा ही घटना जो है सेकेंड हाफ पार्ट से भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि सिमेट्री के आधार पर हम लोग एक पार्ट से कैलकुलेट कर लेंगे तो सेकंड वाले से भी फाइंड हो जाएगा। वही बात यहां अप्लाई करना है। क्यूब भी, क्यूब के सेंटर पर अगर आप अपने को एज्यूम कर लें, मान लीजिए कि हम क्यूब के सेंटर पर हैं, और जब आप सेंटर से देखेंगे अपने को तो क्यूब का जितना भी फेस है, चाहे इधर वाला फेस हो, चाहे इधर वाला हो, चाहे नीचे वाला, चाहे ऊपर वाला, चाहे उस साइड या इधर वाला, क्यूब के सेंटर से देखने पर क्यूब का प्रत्येक फेस कैसे नजर आएंगे? बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे। और जब एक जैसे नजर आएंगे तो यहां पर पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यूब, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करें हम तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर वाले फेस से पास करेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर वाले फेस से भी पास करेंगे, उतना ही ऊपर वाले फेस से, उतना ही नीचे वाले से, उतना ही इधर वाला और उतना ही इधर वाला। मतलब क्यूब के सेंटर पर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप रखते हो तो क्यूब के प्रत्येक फेस से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जब प्रत्येक फेस से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब के प्रत्येक फेस से क्यूब के प्रत्येक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। तो प्रत्येक फेस से इक्वल फ्लक्स, लेकिन हम लोग अभी क्या फाइंड किया है? 6 फेसेज से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, और अभी क्या सीखे कि प्रत्येक फेस से फ्लक्स इक्वल है। मतलब अगर इसे हम इक्वली डिवाइड कर दें कितने पार्ट में? 6 पार्ट में, तो प्रत्येक पार्ट जो है प्रत्येक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पर लिखना होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, from the principle of symmetry, the electric flux through each face of the cube must be equal. The electric flux through each face of the cube must be equal. तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? Then the electric flux
through each face of the cube. क्या होगा? फाइव इक्वल टू 5 टोटल अपॉन 6, और 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 टोटल का वैल्यू कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन 6, और 5 इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया क्यूब के प्रत्येक फेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। क्लियर हो गया? आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहले यहां पर इस न्यूमेरिकल में है, ये स्क्वायर सरफेस है, मतलब सरफेस का जो शेप है कैसा है? स्क्वायर शेप्ड है। प्रत्येक साइड का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का। तो बताना है कि अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना के बराबर होगा। कैसे फाइंड करें? ऐसे देखिए, जनरल जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो तरीका जानते हैं, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां से कैलकुलेशन कर तो सकते हैं, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों होगा मैं बता दूं। यहां गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन डायरेक्ट तो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि स्क्वायर सरफेस ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस नहीं है, ओपन सरफेस है, और ओपन सरफेस के लिए गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन नहीं होता है। तो इसके लिए गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन नहीं होगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन करने का एक ही तरीका हो गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। प्लेन सरफेस है, ए वेक्टर तो ले सकते हैं, एरिया वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं इसके लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के कारण जब हम लोग स्क्वायर सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जो है स्क्वायर सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग आएंगे। हर जगह मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा। स्क्वायर सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सभी जगहों पर इक्वल नहीं होगा, डायरेक्शन भी इक्वल नहीं होगा, और इसलिए हम लोग यहाँ फाई का कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से भी नहीं कर सकते हैं अभी। तो क्या करना होगा? अब कुछ सोचें, कुछ ऐसा उपाय करें हम लोग कि यहां जो क्वेश्चन दिया गया है स्क्वायर सरफेस, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकें। कैसे करें? इसके लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग इसके लिए एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब क्यों क्यूब बना रहे हैं? क्यूब का प्रत्येक फेस कैसा होता है? स्क्वायर शेप्ड होता है। क्यूब का प्रत्येक फेस एक स्क्वायर होगा। तो एक ऐसा क्यूब बनाएंगे जिसका एक फेस ये गिवन स्क्वायर सरफेस हो जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? जो क्यूब बनाएंगे उसका साइड 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्यूब का एक फेस जो है ये गिवन स्क्वायर सरफेस हो जाएगा, और इस कंडीशन में देखिए साइड का लेंथ है 10 cm और 5 cm ऊपर चार्ज है। तो जब क्यूब बनाइएगा तो ये चार्ज कहां चला जाएगा? क्यूब के सेंटर पर चला जाएगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे एक क्यूब। क्यूब बना दिए। अब आप ध्यान से देखिए, पहले आप लोग
यहां जो है क्यूब जब हम लोग बना दिए तो इसमें ये साइड लेंथ 10 cm है, यहां भी साइड लेंथ कितना लें 10 सेंटीमीटर, और यहां से फिर फाइव सेंटीमीटर, क्यू इक्वल टू +10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हो गया। अब ये यहां के बाद जो क्वेश्चन हुआ, जो प्रीवियस क्वेश्चन दिए थे बिल्कुल उस जैसा हो गया। वहां भी यही था, क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज क्यू और क्यूब के प्रत्येक फेस से फ्लक्स निकालिए। यहां स्क्वायर सरफेस से फाइंड करना है। जब यहां हम क्यूब बना दिए तो आप ध्यान से देखिएगा, गिवन स्क्वायर सरफेस और क्यूब का ये जो बेस है दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग इस बेस से मतलब इस फेस से, नीचे वाले जो फेस है इससे फ्लक्स निकाल देंगे, तो वही फ्लक्स यहां वाले फ्लक्स के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले फाइंड कर दें। क्यों, क्यूब क्लोज्ड सरफेस हो गया ना, और क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन जब निकालना होगा तो कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, गॉसेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहां फ्रॉम गॉसेज लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ phi total equal to q enclosed upon epsilon naught, और ये होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया वैल्यू। हम लोग लास्ट में q का वैल्यू रखेंगे। तो phi total इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब क्या करना है, हम लोगों को तो इस फेस से फ्लक्स फाइंड करना है। अभी ये जो चार्ज है क्यूब के सेंटर पर हो गया, ठीक है ना। तो ये जब क्यूब के सेंटर पर जब हो गया तो यहां सेंटर से देखें, क्यूब के सेंटर से, तो क्यूब का प्रत्येक फेस क्या होगा, एक जैसा हो जाएगा। जैसा ये जैसा ये जैसा ये सब एक जैसा, मतलब यहां सिमेट्री प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, और सिमेट्री प्रिंसिपल से प्रत्येक फेस से फ्लक्स इक्वल हो गया। तो टोटल फ्लक्स, सभी फेसेज से टोटल फ्लक्स यहां है इस, और प्रत्येक फेस से निकालना है नंबर ऑफ फेसेज इन अ क्यूब इज इक्वल टू 6। तो यहां 6 टोटल फ्लक्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक फेस से फ्लक्स हो जाएगा, और यहां इससे फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through each face of the cube must be equal, then the electric flux through the given square
सरफेस क्या हो गया, फाई इक्वल टू फाई टोटल अपॉन 6, यहां हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग यहां भी अब कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं ये डायग्राम अब यहां से मिटा रहा हूं। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। फाई इक्वल टू 1/6 इंटू एप्सिलॉन 0 है, यहां कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई से नीचे डिवाइड किए तो 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा इंटू क्यू, और यहां फाई इक्वल टू 1/6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9 इंटू 4 पाई इंटू क्यू। यहां से देखिए 2 से 2 टाइम्स में और 2 से 3 टाइम्स में और ये 3 से 3 टाइम्स में, तो हो जाएगा 3 इंटू 2, कितना हो गया, 5 इक्वल टू 6 पाई इंटू 10⁹9 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू था 10 इंटू 10⁻⁻6। अब यहां कैलकुलेशन करेंगे फाइनली, तो क्या आएगा, ये 6 पाई इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यहां देख लीजिए 10⁹9, 10⁻1, 10⁻10, 10⁻⁻6, 10⁻4, 6 पाई इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब गिवन स्क्वायर सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा 6 पाई इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में एक हेमी स्फेरिकल बाउल दिया गया है। बाउल माने कटोरा। हेमी स्फेरिकल बाउल का जो सरफेस होगा, सोचिए आप लोग, क्लोज्ड या ओपन, ओपन। अगर क्लोज्ड रहता तो चारों ओर से किसी वॉल्यूम को क्लोज करता ना, यहां होगा ओपन सरफेस। और इस बाउल के सेंटर पर एक चार्ज है स्मॉल q, और हम लोगों को बाउल के सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो देखिए आप लोग, ओपन सरफेस है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन यहां नहीं होगा। गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन किसके लिए होता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। तो यहां क्लोज्ड सरफेस है नहीं, तो हमारे पास एक ही उपाय हो गया, फ्लक्स निकालना है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, जो यहां हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, प्रत्येक पॉइंट पर E वेक्टर का मॉड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा, और एक कर्व सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर भी नहीं ले सकते हैं। फिर हम लोग इंटीग्रेशन के द्वारा कैलकुलस की हेल्प से कैलकुलेशन यहां कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां गॉसेज लॉ के एप्लीकेशन से फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो आप सोचेंगे ओपन सरफेस के थ्रू फ्लक्स का कैलकुलेशन गॉसेज लॉ से तो कर नहीं सकते हैं, फिर यहां गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो यहां क्या करना है, एक इमेजिनरी, एक इमेजिन करेंगे हम लोग। क्या इमेजिन करेंगे, एक स्फेरिकल शेल, होलोस्फेयर इमेजिन करेंगे, और ऐसा होलोस्फेयर इमेजिन करेंगे जिसका रेडियस वही होगा जो इस गिवन हेमी स्फेरिकल बाउल का रेडियस है।
खुद से मान लिए, गिवन हेमी स्फेरिकल बाउल का रेडियस कितना मान लिया, स्मॉल आर, और इतना ही रेडियस का एक हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल शेल, होलो स्फेयर एज्यूम करेंगे हम लोग। तो यहां होलो स्फेयर हो गया, खुद से एज्यूम करना है। अब जब होलो स्फेयर एज्यूम कर लिए जिसका रेडियस गिवन हेमिस्फेरिकल बाउल के रेडियस के इक्वल है, यहां देखिए Q और ये स्मॉल r, ये जो है एज्यूम्ड स्फेरिकल शेल। तो अब देखिए हम शेल, अब स्फेरिकल शेल के सेंटर पर ना चार्ज हो गया। तो बताइए स्फेयर के सेंटर पर अपने को एज्यूम करें हम लोग, मान लें कि हम कहा है स्फेयर के सेंटर पर है। तो जब सेंटर पर आप चले जाओगे और वहां से देखोगे तो हर तरफ स्फेयर क्या दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। मतलब यहां प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और सिमेट्रिक प्रिंसिपल से आप देखेंगे यहां पर जब आप बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, तो हम देखेंगे क्या कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपर हाफ पार्ट से पास करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लोअर हाफ पार्ट से भी पास करेंगे। इसका मतलब अपर हाफ पार्ट से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए लोअर हाफ पार्ट से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होना चाहिए। सेम तो बताइए स्फेरिकल शेल तो क्लोज्ड सरफेस है, टोटल फ्लक्स पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और जितना अपर हाफ से उतना है लोअर हाफ से, उस टोटल फ्लक्स को कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हम लोग को क्या करना है, लोअर पार्ट से निकालना है, लोअर हाफ पार्ट से। जब हम लोग स्फेरिकल शेल यहां जूम करेंगे गिवन हेमी स्फेरिकल बाउल के रेडियस के इक्वल रेडियस का, तो क्या होगा कि जो एज्यूम्ड स्फेरिकल शेल है उसका लोअर हाफ पार्ट गिवन हेमिस्फेरिकल बाउल के इक्वल हो जाएगा। तो फ्लक्स फाइंड करेंगे इससे होकर, लेकिन वो इक्वल होगा इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो सबसे पहले क्या करना है यहां, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एज्यूम्ड स्फेरिकल शेल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the assumed स्फेरिकल शेल। क्या होगा यहां, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्या करेंगे, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच हाफ पार्ट ऑफ द एज्यूम्ड स्फेरिकल शेल मस्ट बी इक्वल। From the principle of symmetry, the electric flux
through each half part of the assumed spherical shell must be equal। अब प्रत्येक हाफ पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इक्वल हो गया और इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहां सो अब ये लास्ट सॉल्यूशन यहां लिख रहे हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन हेमी स्फेरिकल बाउल क्या होगा 5 टोटल अपॉन 2 और 5 Q अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन 2 और 5 Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गया गिवन हेमिस्फेरिकल बाउल के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखेंगे, गॉसेज लॉ का न्यूमेरिकल बनाइए या गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन, तो गॉसेज लॉ के से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना हो या एप्लीकेशन अगर इसका हम लोग को ये पढ़ना हो तो इसमें सिमेट्री प्रिंसिपल की जरूरत हमेशा होती है। इसलिए आप लोग आज न्यूमेरिकल जो बनाए हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स में सिमेट्री प्रिंसिपल का एप्लीकेशन बताए हैं हम। तो ये सिमेट्री क्या है, सिमेट्री प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहां करेंगे, इस पर ध्यान आप लोगों को अधिक देना है। आज के इस प्रॉब्लम में और इसके पहले वाले प्रॉब्लम में दोनों में सिमेट्री प्रिंसिपल का एप्लीकेशन किया गया है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। कल नेक्स्ट डे जब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेज लॉ, तो वहां तो काफी सिमेट्री प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों को, सिमेट्री प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।